तो स्टूडेंट्स आज हम एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में से। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट बिल्डिंग थोड़ी हो जाएगी। और तो ओके, तो ये जो मार्क किए हुए हैं 6.7, 6.8, 6.10, 6.15 और 6.21, ये हमने क्वेश्चन करने हैं आज। ओके, इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो इसलिए ये वाले जो रहते हैं वो कर रहे हैं। सबसे पहले 6.7 क्वेश्चन इज, इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम। हीट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम में? 701 जूल। मतलब ये आपका कोई सिस्टम है, दैट इज से सिस्टम, ये कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है? इट इज एब्जॉर्बिंग 701 जूल ऑफ हीट। ओके, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये सिस्टम पे वर्क हो रहा है। ओके, and 394 joule of work is done by the system, ये वर्क हो रहा है by the system। इट मींस जो ऑन द सिस्टम है उसके लिए हमने साइन कन्वेंशन क्या रखी हुई है थर्मोडायनेमिक्स में? पॉजिटिव, तो क्यू जो है वो पॉजिटिव आएगा। एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क जो है वो बाय द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम को थोड़ा बहुत वर्क कर रहा है, लेट अस से एक्सपेंड कर रहा है। ओके, सो आपके पास वर्क इज -394 जूल। माइनस क्यों? क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। साइन कन्वेंशन हमने लगानी होती है ना थर्मोडायनेमिक्स में। But they are saying what is the change in the internal energy for the process। तो इस प्रोसेस के दौरान जिसमें आपने सिस्टम को 701 जूल ऑफ हीट दी, उसके बाद उस सिस्टम ने 394 जूल ऑफ वर्क करवाया, इसके बाद जो सिस्टम है उसमें कितना इंटरनल एनर्जी चेंज आ गया होगा? इंटरनल एनर्जी चेंज का मतलब क्या होता है? डेल्टा यू। दिस इज यू हैव टू फाइंड आउट, ये कितना चेंज आया होगा डेल्टा यू। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगना है। ओके, जितनी भी आपने क्या था यहाँ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। ओके, ये साइन कन्वेंशन नहीं काउंट करे इसमें, अभी साइन कन्वेंशन आपने पुट करनी है। तो डेल्टा यू कम्स आउट टू बी, क्यू की वैल्यू आपने कितनी पुट कर दी? 701 जूल माइनस सॉरी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? माइनस में साइन कन्वेंशन समेत वैल्यू पुट करनी है ना, -394 जूल। तो दिस कम्स आउट टू बी, डेल्टा यू कम्स आउट टू बी +307 जूल। तो ये है आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बस ये फाइंड आउट करना था। मतलब जब सिस्टम 701 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, उसमें से -394 जूल ऑफ हीट जो है वो तो वर्क करवाने में लग गई, बाकी जो हीट है वो सारी की सारी किसके फॉर्म में स्टोर हो गई? इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई। ओके, इस क्वेश्चन से आप ये मतलब समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.8। ओके, दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन 6.8। अब इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, साइनामाइड क्या होता है? दिस इज साइनामाइड विद डाइऑक्सीजन वाज कैरिड आउट इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में ये रिएक्शन करवाया। ओके, एंड डेल्टा यू वाज फाउंड टू बी, आपको पता है बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है उसमें जो एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है उसकी वजह से उस एक्सपेरिमेंट की डेल्टा यू वैल्यू निकल आती है। ओके, डेल्टा यू वाज फाउंड टू बी -742.7 किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है आपके पास उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो जिसकी बात हो रही है? 742.7 किलो जूल पर मोल। ओके, एक मोल ऑफ साइनामाइड के लिए जब ये रिएक्शन होगा उस टाइम चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आ रही है। ओके, और टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, आपको डेल्टा एच निकालना है। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, और वो रिएक्शन दे दिया आपने। जो कैलोरीमीटर में रिएक्शन हो रहा है ना वो यही है ना, उन्होंने भी यही बोला ना, साइनामाइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन डाइऑक्सीजन के साथ। ओके, और जब भी साइनामाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन लिक्विड स्टेट। ओके, आपको डेल्टा एच निकालना है। ठीक, डेल्टा यू गिवन है, टेम्परेचर गिवन है जिसपे वो रिएक्शन हो रहा है। आपको याद आया होगा कि डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस
डेल्टा एन जी आर टी। ओके क्लियर। इसको कई बार ऐसा भी होता है, एक और रिलेशन होता है, डेल्टा एच प्लस इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ओके यहाँ पे आपके पास ना प्रेशर की कोई बात करिए ना वॉल्यूम चेंज की कोई बात करिए, तो ये वाला रिलेशन नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा, है ना। और यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या होता है? डेल्टा एन जी होता है नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, सिर्फ गैसेस। ओके इस डिफरेंस को बोलते हैं आपके पास डेल्टा एन जी। और ये किस में देखना होता है? इन बैलेंस्ड स्टोक्योमेट्रिक इक्वेशन, स्टोक्योमेट्रिक इक्वेशन। ओके क्लियर। तो आपके पास डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई? रिएक्शन से पता लगेगा। देखो रिएक्शन में आपके पास आपको दिख रहा है नाइट्रोजन इज अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, तो टोटल गैस, और बट वाटर इज अ लिक्विड, तो आपके पास नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितने हैं? 2 मोल। और नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट कितने हैं? ओके यहाँ पे ये जो सोडियम साइनामाइड है, ये सॉरी साइनामाइड है, जो ये गैसेस नहीं होता, ये सॉलिड होता है। यहाँ पे ना एनसीईआरटी में ये गलती होगी, ये ठीक कर लेना आप। इट इज इन दी सॉलिड स्टेट। ओके ये सॉलिड स्टेट में होता है, गैसेस में नहीं होता। तो आपके पास अब यहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट कितने हैं? रिएक्टेंट में आपके पास यही है, रिएक्टेंट 3/2। ओके यहाँ पे इसके कॉफिशिएंट जो है वही उसके नंबर ऑफ मोल्स है ना, 3/2। और जो आपके पास सोडियम साइनामाइड है ये सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, इसलिए इनको हमने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गैसेस का देखना होता है। ओके तो क्या आ गया पास? आपके पास डेल्टा एन जी की वैल्यू आ गई आपके पास 2 - 3/2। रिएक्टेंट कितने हैं? 3/2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो थे। और प्रोडक्ट कितने हैं? जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक एक मोल था, टोटल 2 मोल थे ना गैसेस, तो 2 - 3/2, तो डेल्टा एन जी कम्स आउट टू बी 1/2। ओके बस अब वैल्यूज पुट करनी है। क्या फॉर्मूला था? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ओके और आपके पास डेल्टा यू की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है? -742.7 किलो जूल। ओके प्लस डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी कितना है? 1/2। आर की वैल्यू कौन सी पुट करनी है? आर की कई सारी वैल्यूज होती हैं, बट आर की ये वाली वैल्यू जिसमें जाउल यूनिट होता है 8.314। ओके क्लियर, जाउल पर केल्विन पर मोल। ओके बट यहाँ पे किलो जाउल है, तो आपको ये वाला आर भी या तो किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो आपको इसको जाउल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। ओके तो आपकी चॉइस है, अब यहाँ पे किलो जूल टू जूल करना है कि आर जो है उसी में किलो जूल यूनिट करके ये पूरा क्वांटिटी भी किलो जूल में लेके आनी है। ओके मैं करता हूँ जाउल में कन्वर्ट करूंगा, इसको बाद में कर लेते हैं जाउल में कन्वर्ट, है ना। तो आर की वैल्यू 8.314 पुट कर दी। ओके और टी कितना है? 298 केल्विन। ओके तो उसके बाद ये जितना भी आपका आंसर आएगा वो जाउल में आएगा, तो इसको भी आपने जाउल में कन्वर्ट करना है। ये आ गया 742,700 जाउल। ओके प्लस इसका जो है आपके पास, इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। लेट मी सॉल्व दिस कम्स आउट टू बी 1200। आपने कैलकुलेटर का यूज नहीं करना। 1200 जाउल। ओके तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? इसको ऐड कर दो। नहीं ऐड थोड़ी ना होना था, ये 9 माइनस साइन है और ये प्लस में है। ओके सब्ट्रैक्ट होना है। आपके पास आंसर आ गया, इसको कर लो सब्ट्रैक्ट। 742,700 और उसमें से 1200 को सब्ट्रैक्ट करना है। दिस कम्स आउट टू बी -741500 जाउल पर मोल। ये डेल्टा एच की वैल्यू है उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जिसके लिए डेल्टा यू गिवन था। उसके लिए आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज इक्वल टू -70 -741,500 जाउल पर मोल। ओके अगर किलो जॉल में कन्वर्ट करना है तो किलो जॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे अब बाद में आंसर में किलो जॉल कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे बन जाएगा किलो जाउल पर मोल। ओके तो दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.10। 6.10 ये रहा, ये रहा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग। आपने क्या किया?
1 मोल ऑफ वाटर लिया, ओके, 1 मोल ऑफ वाटर लिया, ये वाटर है, ओके, आपने इसको फ्रीज करके आइस बनाना है, आइस, ठीक है, ये वाटर है, कितना लिया, 1 मोल लिया, ओके, और ये वाटर तब था कितना, और किस टेम्परेचर पे था, इट वाज एट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, ओके, जैसे कि आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं भी टेम्परेचर हमेशा केल्विन में चलाना है, तो केल्विन में कितना बनेगा 10 डिग्री सेल्सियस, इट इज कम्स आउट टू बी, इट कम्स आउट टू बी, बट इसमें हमें डिफरेंस की जरूरत ही पड़ेगी, पर चलो देख, चलो बाद में करते हैं। तो 1 मोल ऑफ वाटर आपने लिया एट 10 डिग्री सेल्सियस, टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, वो कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर को, जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे पड़ा है, उसको आपने 1 मोल ऑफ आइस में कन्वर्ट करना है, वो भी उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -10 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो इट मीन्स 1 मोल ऑफ वाटर से 1 मोल ऑफ आइस बनाने में कितना एंथैल्पी चेंज आता है, कितना डेल्टा एच चेंज आता है, वो आपने बताना है, ठीक है। तो इस कन्वर्जन, ये जो कन्वर्जन होगी वो एक्चुअल में 2 स्टेप्स में होगी। पहला स्टेप कौन सा होगा, एक्चुअल में दो भी नहीं, 3 स्टेप में होगी। पहला स्टेप क्या है आपका, 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस से पहले आप लेके जाओगे 1 मोल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे ही वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो 1 मोल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फिर उसकी फ्रीजिंग हो जानी है। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर
तो स्टूडेंट्स वॉइस लैग की वजह से मैं इसको अब दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वेट। सो मैं कह रहा था कि आपको इस टाइम 1 मोल ऑफ वाटर जो 10 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको 1 मोल ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस लेके जाने के लिए आपको 3 कन्वर्जन करवानी पड़ेंगी। कौन कौन सी 3 कन्वर्जन, और उन तीनों कन्वर्जन के लिए क्या एंथैल्पी चेंज आएगा उसका टोटल निकालना है आपने। ओके, जैसे पहली कन्वर्जन क्या होगी, 10 डिग्री सेल्सियस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे लेके जाना, उसके लिए क्या एंथैल्पी चेंज आएगा वो निकालना है। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस आइस, जिसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग, उसके लिए फ्रीजिंग के लिए क्या एंथैल्पी चेंज आएगा वो निकालना है। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस आइस को -10 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट करने के लिए या ट्रांजिट करने के लिए क्या एंथैल्पी चेंज आएगा वो निकालना है। तो इन तीनों के लिए जो टोटल एंथैल्पी चेंज आएगा, दैट इज द टोटल एंथैल्पी चेंज which will be there when you convert 10 degree Celsius water to -10 degree Celsius ice. ओके, तो पहले स्टेप के लिए, ये जो स्टेप 1 के लिए आपके पास है एंथैल्पी चेंज, तो जो स्टेप 1 का एंथैल्पी चेंज आएगा वो कैसे आएगा, आपको पता है लिक्विड वाटर के लिए हीट एंथैल्पी गिवन है, ये सॉलिड वाटर की हीट एंथैल्पी अलग होती है, और सॉरी हीट कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी गिवन है। जो आपके पास हीट कैपेसिटी होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द 1 mole of substance by 1 degree Celsius is called as the specific heat capacity. लिक्विड वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होती है, सॉलिड वाटर की जो कि आइस, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होती है। ओके, यहाँ से आप एक और पॉइंट क्लियर हो रहा है आपके दिमाग में कि अगर आप सेम सब्सटेंस को डिफरेंट स्टेट्स पे रखते हो तो उनकी हीट कैपेसिटीज डिफरेंट हो जाती हैं। ओके, जैसे वाटर ही है, सॉलिड फॉर्म में भी वाटर ही है, लिक्विड फॉर्म में भी वाटर ही है, बट उसकी हीट कैपेसिटी लिक्विड फॉर्म में अलग है और सॉलिड फॉर्म में अलग होती है। ओके, सो ये भी पॉइंट अब दिमाग में कंसेप्ट घुसना चाहिए आपको। ओके, तो अब हम पहले ये देखेंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एंथैल्पी चेंज आता है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है। आपको पता है हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर चेंज। ओके, टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो, 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जा रहे हो। ओके, और आपने डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है, सीपी की वैल्यू गिवन है तो इसकी वैल्यू उधर ले जाओगे, डेल्टा एच क्या आ जाएगा, सीपी इंटू डेल्टा टी। सीपी फॉर द लिक्विड वाटर इज 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, एंड डेल्टा टी कितना है, टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर 0, इनिशियल कितना है 10, तो 0 - 10, डेल्टा टी कम्स आउट टू बी -10। ओके, ये -10 वैल्यू आ गई इसकी। ओके, तो -10 को मल्टीप्लाई किया आपने सीपी से, तो दिस कम्स आउट टू बी -753 जूल पर मोल। ये आपके पास एंथैल्पी चेंज आ गया जब आपने वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर में कन्वर्ट किया है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब स्टेप 1 के लिए आपने एंथैल्पी चेंज किया है, ये निकाल लिया हुआ है। अब स्टेप 2 के लिए, फ्रीजिंग के लिए 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट करने के लिए कितना एंथैल्पी चेंज आएगा वो निकालना है। ओके, वो कैसे निकालोगे, अब इसके लिए कौन सा डाटा गिवन है, ये वाला एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन वाली एंथैल्पी क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, अगर आपको याद हो, फ्यूजन का मतलब होता है कि अगर आप 1 मोल ऑफ लिक्विड को उसकी 1 मोल ऑफ सॉलिड में कन्वर्ट कर दो एट फ्रीजिंग पॉइंट, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के फ्रीजिंग पॉइंट को, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बट यहाँ नहीं, फ्यूजन तो होता है मेल्ट करना, जब आप 1 मोल ऑफ सॉलिड, उल्टा बोल गया मैं, जब आप 1 मोल ऑफ सॉलिड को 1 मोल ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट करो, ओके, एट मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। उसकी वैल्यू गिवन है, कितनी है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज, ये है 6.03 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना फ्रीजिंग पॉइंट, और यू कैन से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम ही बात होती है। ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस। बट आपने निकालना क्या है, आपने उल्टे के लिए निकालनी है, आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दी हुई है, बट आपको तो एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग चाहिए ना। ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट करना, आपको एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग चाहिए। ओके, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन उल्टा होता है, ठीक है, तो इट मींस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज नेगेटिव ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। ओके, मतलब फ्यूजन करवाने के लिए जो एंथैल्पी चेंज आता है, अगर उल्टा करवाओगे कि 1 मोल ऑफ लिक्विड को 1 मोल ऑफ सॉलिड में कन्वर्ट करोगे, जिसको हम फ्रीजिंग बोलेंगे,
तो उसके लिए एंथैल्पी चेंज क्या होगा, जो फ्यूजन में एंथैल्पी चेंज होता है उसका बिल्कुल नेगेटिव। ओके क्लियर। तो इट मींस एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज इक्वल टू -6.03 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके तो ये स्टेप 2 के लिए क्या एंथैल्पी चेंज आएगा, वो आपका ये आया माइनस में। ओके और स्टेप 3 में अब क्या करना है आपने, अब वो सॉलिडिफाई हो चुकी है 0 डिग्री सेल्सियस की आइस की फॉर्म में वो आ चुका है। अब आपको उसको सॉलिड की फॉर्म में ही उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और कम करना है। अब बताना है कि कितना एंथैल्पी चेंज आएगा। ओके तो अब आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, फाइनल टेम्परेचर कितना करना है -10 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। सीपी फॉर सॉलिड आइस, सॉलिड वाटर के लिए हीट कैपेसिटी अलग है ना, वो कितनी है, वो है आपके पास 36.8 जाउल पर मोल पर केल्विन, 36.8 जाउल पर मोल पर केल्विन। ओके तो डेल्टा एच की वैल्यू आपने निकालनी है, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आएगा, सीपी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई, सीपी इंटू डेल्टा टी। ओके सीपी की वैल्यू कितनी है, सीपी फॉर सॉलिड चाहिए ना हमें, यहाँ पे सॉलिड वाटर के लिए चाहिए, यहाँ पे सीपी सॉलिड, क्योंकि अब वो सॉलिडिफाई हो चुका है, उसके लिए कितनी वैल्यू 36.8 जाउल पर मोल पर केल्विन थी, इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ भी कितनी है -10। तो ये आपने -10 पुट कर दी, तो आपके पास आ गया -368 जाउल पर मोल। ओके तो ये आ गया स्टेप 3 के, ये जो कन्वर्जन 3 करवानी थी इसके लिए कितना एंथैल्पी चेंज आएगा डेल्टा एच की वैल्यू। ओके तो ये था स्टेप 3 के लिए, डेल्टा एच की वैल्यू निकाल दिया आपने। तो बस अब टोटल कितनी होगी, टोटल एंथैल्पी चेंज फॉर स्टेप 1, एंथैल्पी चेंज फॉर स्टेप 2, एंथैल्पी चेंज फॉर स्टेप 3, इन तीनों का सम। ओके स्टेप 1 के लिए एंथैल्पी चेंज कितना आ गया हुआ, -753 जाउल पर मोल, -753 जाउल। स्टेप 2 के लिए एंथैल्पी चेंज कितना आ गया हुआ, ये रहा, ये किलो जाउल में है तो इसको ध्यान रखना जाउल में कन्वर्ट करना है, -603 किलो जाउल पर मोल, -603 ये किलो जाउल में है पर मोल, तो इसको जाउल में कन्वर्ट कर देंगे। और थर्ड स्टेप के लिए एंथैल्पी चेंज कितना है, -368 जाउल पर मोल, -368 जाउल पर मोल। तो ये आ गया -753 माइनस, इसको किलो जाउल में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, 6030 जाउल -368। ओके तो इसको आपको कन्वर्ट करने के बाद और ये आंसर आ जाएगा, आंसर इसका बनेगा किलो जाउल पर मोल में। ओके तो ये आ गया -7151 जाउल पर मोल। ओके इसको किलो जाउल में कन्वर्ट कर दो, -7151 किलो जाउल पर मोल। सो 10 डिग्री सेल्सियस वाटर को -10 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट करने के लिए टोटल एंथैल्पी चेंज जो आता है वो है, ओके इतना एंथैल्पी चेंज आ जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये वाला 6.15। ठीक है अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए कितना एंथैल्पी चेंज लगेगा, मतलब इस रिएक्शन के लिए क्या एंथैल्पी चेंज होगा वही पूछा है इन्होंने। ओके एंड कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4, CCl4 में बॉन्ड में जो CCl बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी है वो कितनी है, इसकी वैल्यू भी निकालनी है। बट पहले हमने इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज क्या आएगा वो निकालना है, तो उसके लिए आपको ये डाटा गिवन है। ठीक है इस डाटा को पहले रिएक्शन की फॉर्म में ले आएंगे, उसके बाद हैश लॉ का यूज करके इन रिएक्शंस की हेल्प से ये वाली रिएक्शन बनाएंगे, और जो आपके पे लिए एंथैल्पी चेंज आ जाएगा वही इसका एंथैल्पी चेंज आएगा। ओके क्लियर। चलो पहले इसकी बात करते हैं, पहले इन सभी को इंटरप्रेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CCl4, मतलब CCl4 लिक्विड से CCl4 गैस बनाने में कितना एंथैल्पी चेंज आता है, 30.5 किलो जूल पर मोल। ओके
इस स्टेटमेंट को, ये वाली जो स्टेटमेंट गिवन है, इसको मैंने रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये फ्यूजन की बात करी हुई है। ओके, फ्यूजन ऑफ CCl4, नहीं फ्यूजन नहीं है यहाँ पे, FUS थोड़े ना लिखा हुआ है, ये फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4। ये जो CCl4 की फॉर्मेशन के लिए एंथैल्पी, सर स्टूडेंट्स अगेन वॉइस लैग की वजह से दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट स्टेप का तो मैंने आपको बता दिया था कि CCl4 लिक्विड को CCl4 गैस में कन्वर्ट करने का मतलब होता है वेपराइजेशन। इस फिनोमेना के लिए कितनी एंथैल्पी लगनी है वो आपको गिवन है, ये गिवन है ना। ओके, उसके बाद सेकंड में क्या दिया हुआ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 दिया हुआ है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, -135.5 किलोजूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 का मतलब क्या है, CCl4 का 1 मोल बनाना इन दी नेचुरल स्टेट। कौन सी नेचुरल स्टेट होती है इसकी, लिक्विड होती है ना। ओके, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म कौन कौन सी है, कार्बन और क्लोरीन से बनती है ना। तो 1 मोल ऑफ कार्बन सॉलिड और 2 मोल ऑफ क्लोरीन को रिएक्ट करवा के जब आप 1 मोल ऑफ CCl4 बनाते हो, दैट इज कॉल्ड एज दी फॉर्मेशन रिएक्शन फॉर CCl4, और इसके लिए एंथैल्पी की वैल्यू दी हुई है। ओके, मैं ये सभी स्टेटमेंट जो गिवन है उनकी वैल्यू बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन, ये क्या दिया हुआ, डेल्टा AH। एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन सॉलिड को कार्बन गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एंथैल्पी लगती है, वो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखो एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन। कार्बन सॉलिड फॉर्म से अगर उसको कार्बन गैसेस फॉर्म में लेके आना है 1 मोल में, ओके, दैट उसके लिए एंथैल्पी चेंज कितना होता है, 715.0 किलो जूल पर मोल। और लास्ट जो है एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन ऑफ क्लोरीन भी दी हुई है, कि क्लोरीन के 1 मोल को डिसोसिएट अगर करना हो, ओके, 1 मोल ऑफ क्लोरीन को डिसोसिएट करना हो टू इट्स एटम इन द गैसेस स्टेट, तो उस टाइम कितना एंथैल्पी चेंज आता है, 242 पॉइंट तो है नहीं, ये जीरो ही लगा दो, किलो जूल पर मोल। तो ये वाले रिएक्शंस के लिए आपको एंथैल्पी की वैल्यू गिवन है। और आपका टारगेट रिएक्शन कौन सा है, टारगेट रिएक्शन है ये वाला, CCl4 गैसेस इज गिविंग सी, ठीक है, ये आपका टारगेट रिएक्शन है, इसके ऊपर लिख देना टारगेट रिएक्शन। ओके, दिस इज योर टारगेट रिएक्शन। ओके, जिसके लिए आपने डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास जो रिएक्शंस गिवन है इनकी वैल्यू, इनके लिए एंथैल्पी की वैल्यू जो है उसको यूज करके टारगेट रिएक्शन की निकालनी होती है ना वैल्यू, डेल्टा H की वैल्यू। तो बस अब क्या करोगे आप, वही है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4। अब इनको जोड़ तोड़ के कैसे भी करके आपने ये वाली इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि CCl4 गैसेज जो है वो रिएक्टेंट साइड है, तो CCl4 रिएक्टेंट गैसेज जो है वो रिएक्टेंट साइड चाहिए, मतलब इस रिएक्शन को उल्टाना है, इन्वर्ट रिएक्शन 1, दिस कम्स आउट टू बी CCl4 gases is giving CCl4 liquid। और इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा माइनस में हो जाएगा ना, वो भी अगर रिएक्शन उल्टा दिया आपने, ये बन गया। ओके, चलो उसके बाद आपको दिख रहा है कार्बन गैस और कार्बन क्लोरीन की जो एटॉमिक स्टेट है, कार्बन गैस आपको प्रोडक्ट में चाहिए, कार्बन गैस कहाँ पे आ रहा है, कार्बन गैस आपका ये आ रहा है, इसमें प्रोडक्ट में ही आ रहा है, ठीक है, ओके, ऐसे चलने दो फिर, थर्ड को कुछ नहीं करना। उसके बाद क्लोरीन के 4 आपको चाहिए एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस रिएक्शन में क्लोरीन के 2 एटम है प्रोडक्ट साइड, तो इस रिएक्शन को डबल करना पड़ेगा। तो इट मींस 2 into 4, equation 4, you will get 2 chlorine के molecule in gaseous state, whenever they dissociate they will give 4 chlorine के atom in the gaseous state, और एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, वो भी डबल हो जाएगी। तो दिस कम्स आउट टू बी 484 किलो जूल पर मोल। ओके,
तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल लो, इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल लो। अब देखो, अब आपके पास इन इक्वेशंस को आपको यूज करना पड़ेगा। आपको यूज करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, ओके, मैं इसको उनको हाईलाइट कर देता हूँ, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, ओके, और ये वाली कार्बन वाली इक्वेशन को, और ये वाली तो यूज करनी ही पड़ेगी। यस, ये वाली यूज करनी पड़ेगी। और कैसे यूज करोगे, कौन सा फिनोमेना लगाना है? अब अगर आप ध्यान से देखो, व्हाट यू विल डू, यू विल हैव टू डू, आपको इक्वेशन नंबर 4, 4 नहीं, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 3, इनको करना है ऐड, ओके। और उन उस जो भी एडिशन के बाद आएगा उसमें से इक्वेशन नंबर 2 को करना है सब्ट्रैक्ट, अगर आप अपने टारगेट इक्वेशन बनाना चाहते हो, ओके। 6 + 5 + 3 -2, अगर आप ये करते हो तब जाके आपके पास जो रिएक्शन है वो क्या बन जाएगा, ये वाला जो आपका डिजायर्ड रिएक्शन है। आप करके देखना ये वाला ऑपरेशन, CCl4 gases is going to give C gas plus 4 Cl atom in the gaseous form। ठीक, तो मतलब आपको ये ऑपरेशंस लगाने पड़ रहे हैं, ओके, टू गेट योर टारगेट इक्वेशन। यू विल गेट योर टारगेट, इफ यू डू दिस यू विल गेट योर टारगेट रिएक्शन, ओके। तो मतलब एंथैल्पीज के लिए भी यही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, मींस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, इसके लिए जो एंथैल्पी है, ओके। तो बस एंथैल्पी के लिए भी सेम ऑपरेशन अप्लाई, सेम ऑपरेशंस फॉर एंथैल्पी, ओके। तो ये आ गया आपके पास। 6th के लिए क्या है, 484, 5th के लिए क्या है, -30.5, 484.5 प्लस -38.5 प्लस 6 की भर दी, 5th की भर दी वैल्यू, उसके बाद आपके पास आ गया 3rd की वैल्यू। 3rd के लिए वैल्यू क्या है, -135.5, -135.5। तो ये आपने 653 कर दी, -2। 3 के लिए तो ये थी यार, ये क्या हो रहा है, इसको 3 के लिए 715 वैल्यू है, यहाँ पे ये 715 है, प्लस में 715 किलो जूल, -2 के लिए वैल्यू कितनी है, -135.5 किलो जूल, ओके। तो इसको सॉल्व कर लेना है आपने, जो भी वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी योर, खुद निकाल लें वैल्यू को, 484.5 -30.5 प्लस 715 प्लस 135.5, ये है। इसको सॉल्व करोगे तो लेट मी सॉल्व दिस, कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ मैं इसके लिए फटाफट से। तो दिस कम्स आउट टू बी 1304 किलो जूल पर मोल। तो मतलब ये जो रिएक्शन है आपकी टारगेट रिएक्शन, इसके लिए एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू, दैट इज दिस, दिस इज योर आंसर। और अभी इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, आपने बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है CCl4 की, कार्बन और क्लोरीन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो निकालनी है, कि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड जो तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। अगर आप वो जो टारगेट रिएक्शन है उसको ध्यान से देखो, ये है आपका टारगेट रिएक्शन, जिसके लिए हमने ये डेल्टा एच की वैल्यू निकाल दी है। आपको पता है CCl4 में कार्बन क्लोरीन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो CCl4 में कार्बन क्लोरीन के 4 बॉन्ड तोड़ के उनको कार्बन और 4 क्लोरीन अलग करने के लिए कितनी एंथैल्पी लगती है, ये हमने कैलकुलेट, अभी इसकी तो वैल्यू करी कैलकुलेट। मतलब 4 कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड तोड़ने के लिए, ये वाले 4, यू रिक्वायर दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एक कार्बन क्लोरीन के लिए जो एवरेज वैल्यू आ जाएगी बॉन्ड की, बॉन्ड एंथैल्पी की, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी CCl4 के लिए जितनी भी आपकी ये वाला ब्रेकिंग के लिए एनर्जी लगी डिवाइडेड बाय 4। तो बस, तो CCl4 बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू, ये आ गया 1304 डिवाइडेड बाय 4,
और इसको सॉल्व करो, दैट कम्स आउट टू बी 326 किलो जूल पर मोल। मतलब कार्बन क्लोरीन के एक मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको इतनी एनर्जी लगेगी, 326 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। लास्ट क्वेश्चन इज दिस 6.21, comment on thermodynamic stability of NO gas। NO गैस की जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है उसके ऊपर कमेंट करना है। कमेंट कैसे करना है, आपने उसका डाटा देख के, ठीक है। मतलब डाटा के अकॉर्डिंग क्या आता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है वो स्टेबल होती है कि अनस्टेबल होती है, ये देखना। अब देखो इसमें, अब यहाँ पे अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो जिसमें NO की प्रोडक्शन हो रही है, तो यहाँ से क्या बता रहा है कि अगर 1 मोल ऑफ NO को प्रोड्यूस करना है, यू विल हैव टू गिव द एनर्जी। क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या है, इस रिएक्शन को करवाने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी। मतलब NO जो है, अगर इसको बनाने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, NO इज फॉर्म्ड बाय गेनिंग एनर्जी। और ऐसा रिएक्टर, ऐसा प्रोडक्ट जो गेन एनर्जी करके फॉर्म होता है, इट मींस NO इज नॉट स्टेबल। जो रिएक्शन 1 है वो क्या कहता है कि रिएक्शन NO इतना स्टेबल नहीं होता, तभी ये एनर्जी लेके बनता है। क्योंकि आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं उनमें जो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तभी वो जल्दी बनता है और एनर्जी रिलीज करके बनता है। उनमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनमें आपको रिएक्टेंट को एनर्जी देके प्रोडक्ट में जबरदस्ती बनाना पड़ता है। इट मींस प्रोडक्ट इतना स्टेबल नहीं था, तभी तो आप उसको जबरदस्ती बना रहे हो एनर्जी देके। ओके, इट मींस NO इज नॉट स्टेबल। जो आपका ये रिएक्शन 1 है ये कहता है कि NO इज नॉट स्टेबल एट ऑल। रिएक्शन 2 भी यही कह रहा है। रिएक्शन 2 क्या कह रहा है कि अगर NO को NO2 में कन्वर्ट करना हो ऑक्सीजन देके, तब एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है। इट मींस NO से NO2 बड़ी इजीली कन्वर्ट हो जाता है, इतना इजीली कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ओके, तो इट मींस रिएक्शन 2 जो है, रिएक्शन 2 इज इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, सिनर्जाइजिंग दिस स्टेटमेंट, ठीक है, अबव सेड। ये जो रिएक्शन 2 है ये रिएक्शन 1 है, ओके, और जो ये रिएक्शन 2 है ये उस डाटा को सिनर्जाइज कर रहा है कि हाँ बिल्कुल सही है कि NO इज अनस्टेबल, तभी तो NO ऑक्सीजन लेके फटाफट से NO2 में कन्वर्ट हो जाता है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ओके, तो इसलिए ये दोनों रिएक्शंस क्या इशारा कर रहे हैं, दैट NO इज अनस्टेबल। ओके, क्यों? एक तो NO का बनना इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, मींस NO बनना इज नॉट फेवर्ड बाय द एंथैल्पी। उसके बाद NO का NO2 में कन्वर्ट हो जाना ऑक्सीजन लेके, दिस इज फेवर्ड बाय द एंथैल्पी। इट मींस NO एक तो बनेगा नहीं जल्दी, जब बनेगा तो वो फटाफट से ऑक्सीजन NO2 में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। ओके, क्योंकि ये वाला रिएक्शन इज एंथैल्पी फेवर्ड। ओके, so that's why NO is not stable at all। ये या तो ये बनेगा नहीं जल्दी, जब बनेगा तो ये NO जो है ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा सीधा ही। क्योंकि ऑब्वियस है, अगर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एक जगह रिएक्ट करवा के NO बनाओगे तो ऑक्सीजन तो अभी इसमें मौजूद होगी इस कंटेनर में और भी, तो वो ऑक्सीजन क्या करेगी, जैसे ही NO बनेगा उस NO के साथ ऑक्सीजन फर्दर रिएक्ट करके उसको NO2 में कन्वर्ट कर देगी। So it means both data are indicating that NO is unstable, it is not going to form। Okay, and if it will form, then it gets converted to NO2। Okay, so that's it with NCERT of the thermodynamics।